जय माँ सरस्वती। डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में एंजाइम्स वर्क करते हैं। एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज, उसी की वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो यहाँ पर फ्री स्टेट में पेंटोज शुगर से एडेनिन ऐड हुआ और इसको एडिनोसिन बोला। एडिनोसिन में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो ये हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, अभी ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पार्ट नहीं बना, तो इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। उसके बाद ट्राइफॉस्फेट, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से थाइमीन का, ग्वानिन का और साइटोसिन का। तो फ्री स्टेट में ये ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। इन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ने के लिए ये पॉलीमरेज एंजाइम होता है। सपोज ये है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और वाटर रिएक्शन की वजह से ये फॉस्फेट के 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। अब यहाँ पर ये रह गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड। ये इनको जोड़ता है। यहाँ पर एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो क्योंकि ये 2 फॉस्फेट ग्रुप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से इससे टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यही एनर्जी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप हटे और ये यहाँ से 5 to 3 5 to 3, ये यहाँ से 5 फॉस्फेट पर जुड़ा, फिर 3 से ये इसका 5, फिर इस 3 से इसका 5, ये एंड है और ये 5th जुड़ता है इससे, 5th कार्बन एटम पर जो यहाँ पर फॉस्फेट और इधर 3rd से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का एंड क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ फॉस्फेट जुड़ गया, तो यहाँ पर एंड पॉइंट इसका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो ऐसे 5 to 3, फिर ये 5 को पकड़े, मीन्स की फिर से ये 5th कार्बन एटम वाली फॉस्फेट को यहाँ 3rd पर जोड़ेगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज की जो एक टेंडेंसी कह लीजिए, वो ये है कि वो 5 to 3 मीन्स कि यहाँ 5 पर जोड़ा, तो यहाँ पर इस 5th का इस 3rd पर जोड़ेगा। ये जो शुगर है इसका 3' पर इसका 5th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ेगा। यही टेंडेंसी है। ये ऐसे नहीं कर सकता कि ये अगर ये फ्री एंड 5th है, यहाँ पर ये 5th से ऐसे 3 को नहीं जोड़ सकता। सपोज ये है, तो अगर यहाँ पर ये 5th है तो ये 3rd को ऐसे नहीं जोड़ सकता। इसकी जो टेंडेंसी है वो 3 to 5 नहीं है। मीन्स कि यहाँ पर पहले 3, फिर ये 5th को जोड़ दे, 3 को जोड़ दे, ऐसे नहीं हो सकता। इसकी टेंडेंसी सिर्फ यही है कि ये पहले 5th को कैप्चर करेगा, या 5th के लिए प्रीकर्सर है ये, या इसमें जो एंजाइम में साइट्स हैं वो 3 होती हैं। एक तो ये 5th कार्बन एटम पर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना, उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड में एंड ये हो गया ना, यहाँ पर जोड़ेगी ना नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट का 5th कार्बन वाला यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और इधर इसकी बॉन्डिंग कर देता है, 3rd से जोड़ देता है। मीन्स कि अगर हम सोचें, हम मान लें कि ये आर्म है, एक न्यूक्लियोटाइड की आर्म ये है जो 5th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ी है, और लेग
लेग इसकी ये थर्ड है, तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का हैंड पकड़ के इसकी लेग से जोड़ेगा। कभी भी लेग से इसको बाद में नहीं कैप्चर करेगा, पहले ये 5th ग्रुप पर जो फॉस्फेट है इस न्यूक्लियोटाइड को कैप्चर करेगा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट के 2 ग्रुप हैं जहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, इसीलिए। तो ये 5' to 3' ही चेन बनाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर? ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये तो ट्विस्टेड होती है, स्पाइरली कॉइल्ड होती है, तो ये जिसे ये अगर सपोज हमने ये माना कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे स्पाइरल कॉइल्ड रहता है, तो इसको अनट्विस्ट करने के लिए, ऐसे स्ट्रेट करने के लिए एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमर। ये है टोपोआइसोमर, जो इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को स्ट्रेट रखता है, जिससे कि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आराम से बन जाए या डॉटर न्यूक्लियोटाइड चेन इजीली बन जाए। तो यहाँ पर टोपोआइसोमर, इसको इनको दोनों, ये सपोज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो ये हेलिकेज एंजाइम होता है जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इनको ऐसे सेपरेट कर देगा। अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ये पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, और अब यहाँ इनके साथ साथ ये टेम्पलेट का काम करेंगी और इनके साथ साथ में डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। और ये एक सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि इसमें तो पहले से ही संवर्धित है ना, पहले से ही संरक्षित है, स्टोर्ड है, ये तो पुराना स्ट्रैंड है, पेरेंट का है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव, और एक बनेगा नया जिसे डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। और ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल इधर बन जाएगा और डीएनए का एक इधर बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं रिप्लिकेशन। और ये सेल डिवीज़न की फर्स्ट एस फेज में होता है। जब सेल डिवीज़न होता है तो डीएनए की अमाउंट को डबल इसलिए होना है क्योंकि 2 सेल बनेंगी एक सेल से, तो अमाउंट डबल होने के लिए एस फेज में पहले तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस में डीएनए, फिर उसके बाद ये रिप्लिकेशन शुरू होके ये अमाउंट इसकी डबल हो जाती है, बाद में फिर क्रोमोसोम बनते हैं और फिर सेल डिवीज़न होता है। तो यहाँ टोपोआइसोमरेज एंजाइम है जो इनको अनट्विस्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल के स्पाइरल बाइंडिंग को, और ये यहाँ पर SSB है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इधर भी ये 4 यूनिट है, इधर भी 4 यूनिट है। ये क्या करेंगे, इनको सेपरेट रखेंगे कि चेन से दोबारा से ना जुड़ जाए। ये तो स्ट्रेट करेगा, अनट्विस्ट करता है टोपोआइसोमरेज, और ये जो प्रोटीन है ये इनको चेन को ऐसे अलग रखेगा। नेक्स्ट अब है हेलिकेज एंजाइम। क्या करेगा, एक तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा, दूसरा है हेलिकेज एंजाइम। सपोज ये हम मानते हैं कि ये हेलिकेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी से ये टूट जाते हैं और चेन सेपरेट हो जाती है। अब इसमें 5' to 3' में क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये कंटिन्यूअस बस एक बार आरएनए प्राइमर बनेगा यहाँ पर, और पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ही बार में बन जाएगी, डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, और इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मेथड। यहाँ इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे क्योंकि इस पर कंटिन्यूअस चेन बन रही है, कहीं पर कुछ भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं पर एंजाइम रुका नहीं है, इसकी एक्टिविटी रुकी नहीं है, स्ट्रेट। ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये तो एक ही बार में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी कंटिन्यूअस नहीं हो पाती है इसकी डीएनए पॉलीमरेज की,
यहाँ एक और एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं लाइगेज। गैप रह जाते हैं बीच में, तो अब हम इसको जिप वाले मॉडल से समझेंगे। यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि ये ट्राईफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं ना, ये ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में रहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में रहते हैं। तो और फिर फॉस्फेट के 2 ग्रुप टूट जाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाते हैं। ये हाई एनर्जेटिक बॉन्ड है, इसीलिए ये ऐसे थोड़ी सी एस शेप में है, कर्व्ड है ये, और तब जाकर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। ये है, अगर हम जिप्स समझने की कोशिश करेंगे, ये है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज की वजह से ये हाइड्रोजन इधर का, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज अलग हो गए, ये हेलिकेज यहाँ आ गया है। ये रिप्लिकेशन फॉर्क है, ये इजीली ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रिप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसे ORI भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये है, सपोज इसने हाइड्रोजन बॉन्ड अलग कर दिए हैं, इन्हें, ये है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, दिस वन। इसने क्या अनट्विस्ट कर दिया चेन को। उसके बाद में ये 4 यूनिट प्रोटीन है SSB, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, क्योंकि ये सिंगल हो चुके हैं स्ट्रैंड, पहले डबल थे, जुड़े थे आपस में, अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग यूनिट प्रोटीन। ये प्रोटीन्स हैं, 4 हैं ये यूनिट, और ये हेलिकेज है जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया है और ये 2 चेन को सेपरेट किया है यहाँ से। तो ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम अनट्विस्ट करता है, ये हेलिकेज जो अनविंड करता है DNA के दोनों चेन को, और ये प्रोटीन है जो सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड करके रखती हैं कि चेन अलग रहे, गैप रहे। अब इसमें चेन DNA पॉलीमरेज, ये RNA प्राइमर, ये DNA प्राइमेज एंजाइम होता है जो RNA प्राइमर बनाता है। क्योंकि ये DNA पॉलीमरेज है ना, ये चेन बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, लेकिन इसको साइट बताने के लिए या स्टार्टिंग के लिए DNA प्राइमेज एंजाइम DNA पॉलीमर बनाता है। ये पॉलीमर होते छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, 50 से और 100 तक की बीच में होती हैं, और ये क्या एक जैसे साइट बता देती कि यहाँ से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शुरू कर ले DNA पॉलीमरेज। तो ये एंड में क्या छोड़ते हैं ये, क्योंकि 5th से 3rd इसकी टेंडेंसी होती है 5th से 3rd को जोड़ने की, तो ये फ्री एंड दे देते हैं 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ये RNA प्राइमर, और ये इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये प्राइमर है RNA प्राइमर, और ये DNA, सपोज ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, तो ये यहाँ पर बस एक RNA प्राइमर से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर 5th, जैसे इधर हमने बताया था 5th कार्बन एटम वाला फॉस्फेट, और उधर 3rd लेग से जोड़ देता है उसकी, ये बना देता है एक ही बार में। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कहीं नहीं रुकता। तो ये सपोज इसने चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लीडिंग स्ट्रैंड है, ये इस पर बना दी DNA पॉलीमरेज।
अब ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने ये कंटिन्यूअस चेन बना दी, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। और यहाँ पर जो प्राइमर जुड़ा था आरएनए प्राइमर, उसको पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ से रिमूव कर देता है। नेक्स्ट ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जो फॉर्क है ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट डायरेक्शन में, या कह सकते हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो इधर टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बना है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये बनेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आरएनए के प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर जुड़ जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर। अब क्योंकि पहले तो एंजाइम ने सूटेबल था, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन हम पेरेंट चेन है, तो इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पर बनाना है, क्योंकि एंटी पैरेलल बनानी है। तो ये उसका टेंडेंसी है, हमें पता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जोड़ने की उसकी टेंडेंसी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने की, तो बहुत इजीली उसने कंटिन्यूअस कर दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो यहाँ से ऐसी इसी तरह से शुरू करता तो शायद बना लेता, लेकिन उसको अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। और यहाँ पर एक ही प्राइमर जुड़ा था स्टार्टिंग में, और उसी से सारी पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई लीडिंग स्ट्रैंड में। इसमें क्या है, इसमें आरएनए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इसके राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो कई जगह जुड़े हैं बीच में गैप छोड़ छोड़ कर। तो ये एंजाइम को क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, तभी तो वो 5-2 उसका 5-2 कॉन्सेप्ट पूरा होगा ना, कि 5 प्राइम वाला जो वो पहले अभी जो हमने पढ़ा था ये ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, वो प्रीकर्सर है इसके लिए, तो उसको कैच करेगा, 2 बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी मिलेगी, और ये फिर एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। तो उसके लिए इसको एक फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन एटम चाहिए, तो वो आरएनए प्राइमर देता है। तो इसमें आरएनए प्राइमर ही जगह जगह जुड़ा हुआ है अलग अलग, तो यहाँ पर गैप रह जाते हैं। यहाँ से जब ये और डीएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा यहाँ से, तो ये प्राइमर यहाँ तक बना देगा चेन ऐसे 5 to 3, क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये जस्ट एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम से मतलब ये 5 प्राइम ही बना सकता है। तो यहाँ से इसने ये जहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा है वहाँ से इसने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी, पेरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ साथ ये डॉटर न्यूक्लियोटाइड चेन बना दी। यहाँ पर 3, क्योंकि ये 3 है, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, फ्री। पहले अगर फॉस्फेट ग्रुप 3 प्राइम पर जुड़ा है तो 5 पर होगा ना, उसको 5 से ही जोड़ना आता है। अब तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक चेन जोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर गैप छोड़ देगा। जहाँ नेक्स्ट आरएनए प्राइमर जुड़ा है, फिर से उसको सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ बीच में गैप छूट गया, फिर नेक्स्ट प्राइमर पर आ जाएगा। तो यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना के फिर यहाँ गैप छोड़ेगा, फिर यहाँ बना देगा, फिर यहाँ छोड़ देगा, फिर यहाँ बना देगा, छोड़ देगा। तो ये जो बना है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उसने बनाई है, ये चेन बनने के बाद जो प्राइमर है ये रिमूव हो जाएंगे, आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज फर्स्ट से रिमूव हो जाते हैं। और ये चेन बन गई, समझिए, ठीक है। अब ये जो गैप रह गए हैं,
ये फिल करने के लिए दूसरा एंजाइम आएगा। यहाँ एक ही एंजाइम से हो गया था, इनको फिल करेगा लाइगेज, गैप को फिल करेगा लाइगेज। लेकिन यहाँ पर ये इतना ही डीएनए स्ट्रैंड बना है, डीएनए पॉलीमरेज के हिसाब से तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन उसकी तरफ से पूरी हो गई, इसमें 1000 से 2000 तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनको कहेंगे इतना, जितना डीएनए डॉटर और पेरेंट वाला फ्रेगमेंट बन गया है, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उसके बाद फिर ये गैप है, इन गैप को ये लाइगेज, डीएनए लाइगेज या पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज एंजाइम कहते हैं। इन गैप को फिर 5 to 3 लिंकेज ये लाइगेज के वजह से होती है। फिर नेक्स्ट ये वाली लिंकेज फिर ये इसी ने की है, डीएनए पॉलीमरेज ने, और फिर ये चेन को बनाकर इनको रिमूव कर देते हैं। ये इसने गैप फिल करा लाइगेज ने, तो ये डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती चली जा रही है। फिर यहाँ पर गैप है, फिर ये लाइगेज इसको फिल करेगा, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। फिर यहाँ जहाँ पर आरएनए प्राइमर था वहाँ पर इसने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने चेन बना दी। और ये प्राइमर यहाँ से रिमूव हो गया, पॉलीमरेज 1। फिर से लाइगेज की वजह से यहाँ गैप भर गया, और फिर से यहाँ आरएनए प्राइमर पे पॉलीमरेज ने चेन बनाई और ये रिमूव हो गया। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हुए वो पीस छोटे छोटे डीएनए के, जिनके बीच में गैप हो जाता है, रह जाता है, और वो गैप भरा जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम से। और इस तरह से ये लीडिंग स्ट्रैंड और ये लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि बाद में बनता है और थोड़ी देर से बनता है, गैप होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं किसमें, लैगिंग स्ट्रैंड में, और लीडिंग कंटिन्यूस बनती है, ये डिसकंटिन्यू मेथड से बनती है। और ये टुवर्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बनती है लीडिंग स्ट्रैंड की चेन, या आप कह सकते हैं कि 5 to 3 प्राइम वाली चेन, डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये बैकवर्ड, इससे ये जो है रिप्लिकेशन फॉर्क से बैकवर्ड को बनती है लैगिंग स्ट्रैंड, और इसी पर लैगिंग स्ट्रैंड पर ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, ना इस पर लीडिंग स्ट्रैंड पर नहीं बनते हैं। तो मेन एंजाइम्स तो 3 हैं, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, और ये हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। वैसे ये टॉपो आइसोमरेज है जो अनट्विस्ट करता है, स्पायरी कॉइल्ड होते हैं ये एसएसबी। थैंक यू।